मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी जो है वो और कुछ नहीं पृथ्वी का वर्णन है, या फिर हम कह सकते हैं अर्थ का जो मेजर डिस्क्रिप्शन है उसी को ज्योग्राफी कहा जाता है। और इसीलिए ज्योग्राफी क्योंकि अर्थ के चारों ओर इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए सबसे पहला चैप्टर जो हमने पिक किया है वो है अर्थ। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो देखेंगे अभी। उससे पहले हम अर्थ में क्या क्या पढ़ेंगे ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में। सो बेसिकली अर्थ में हम लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, उसके अलावा हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर उसको डिस्कस करेंगे, और हाइड्रोस्फीयर को जिसे हम कहते हैं जलमंडल, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। और जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल मिलकर जो मंडल बनाते हैं उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। सो हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन सबको बेसिक जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करते हैं जो कि है अर्थ। अब अर्थ चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है अर्थ का शेप कैसा है, और इस प्रकार का शेप जो है अर्थ का जैसा भी शेप है वो शेप बना किस कारण से है वो देखते हैं। देखिए हम हमेशा कल्पना करते हैं कि पृथ्वी इस तरह से एग्जैक्ट एक गोल गेंद के जैसी गोल है, ये हमारी कल्पना है। डायग्राम्स भी हम इसी तरह से बनाते हैं और आगे भी ऐसे ही बनाएंगे, बट वास्तविक आकार जो है पृथ्वी का, रियल शेप, वो इस तरह का नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप है अर्थ का। और अर्थ का जो शेप है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब ये किस तरह का शेप है, वैसे ज्योमेट्री में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो अर्थ के शेप को क्लियरली मेंशन कर सके या क्लियरली डिस्क्राइब कर सके। और यदि इस रियल शेप को देखें आप, तो इसमें आप पाएंगे कि बीच में से पृथ्वी का विस्तार थोड़ा ज़्यादा है, और ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहाँ से थोड़ी सी पृथ्वी चपटी है, फ्लैट है। तो इक्वेटोरियल रीजन जो है वहाँ पे अर्थ का एक्सपेंशन ज़्यादा है, और ये है पोलर रीजन, यहाँ पे अर्थ जो है वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है। अब इस तरह का शेप जो है ये अर्थ का क्यों है, किस कारण से है। अब आगे कुछ और चीज़ें डिस्कस करें उससे पहले आपको इक्वेटर लाइन तो पता होगी, इक्वेटर के बारे में जानकारी होगी। इक्वेटर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नर्दर्न पार्ट जो है वो कहलाता है नर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और सदर्न पार्ट जो है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर स्थित है नॉर्थ पोल, और यहाँ स्थित है साउथ पोल। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जो पृथ्वी का आकार है जो किस तरह का है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में इक्वेटोरियल रीजन में थोड़ा एक्सपेंडेड है और पोलर रीजन में थोड़ा फ्लैटेंड है। ऐसा शेप पृथ्वी का क्यों है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसे कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। अर्थ जब रोटेट करती है, घूमती है, तो घूमने वाली वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, सेंटर से आउटवर्ड एक फोर्स लगता है, और उस आउटवर्ड फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। और इसी अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा फैल गई है, और जब विषुवत रेखीय क्षेत्र में विस्तार हुआ तो पोलर रीजन जो है, ध्रुवीय क्षेत्र, वहाँ से पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हो गई है। अब ये किस तरह से हुआ है इसको अभी देखते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसकी वजह से एक्सपेंशन अर्थ का इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा हुआ है और पोलर रीजन से फ्लैट हो गई है। अच्छा, इक्वेटर को हिंदी में एक और नाम दिया जाता है, विषुवत रेखा तो इसको कहते ही है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पृथ्वी का विस्तार ज़्यादा है। अब इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी जब घूमना शुरू करती है, पृथ्वी ने जब घूमना शुरू किया, घूमने के कारण जैसे जैसे रोटेशन की स्पीड फास्ट हुई, अब तो कांस्टेंट हो चुकी है, रोटेशन की स्पीड की वजह से एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो गया अर्थ का। यहाँ पर देखिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फैल गई पृथ्वी, और पोलर रीजन में काफ़ी ज़्यादा चपटी हो गई है। तो इसी वजह से पोलर रेडियस जो है या फिर ध्रुवीय त्रिज्या, ये जो है ध्रुवीय त्रिज्या तो पृथ्वी की कम है, और विषुवत रेखीय त्रिज्या जो है पृथ्वी की वो थोड़ी ज़्यादा है। त्रिज्या मीन्स रेडियस। अब इस तरह का जो शेप है अर्थ का, वो अगर हम देखें तो ये अगर अर्थ है, इसमें यदि हम रेडियस देखें, इक्वेटोरियल रेडियस, सेंटर से इक्वेटोरियल रीजन का डिस्टेंस ज़्यादा है, इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है, पोलर रेडियस कम है।
और ये शेप कुछ इस तरह का है, स्लाइटली एक्सपेंडेड फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन एंड फ्लैटेंड फ्रॉम द पोलर रीजन। और जो पोल पे फ्लैटनिंग हो रही है इसे कहते हैं ऑब्लेट, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों से चपटे होने को कहा जाता है ऑब्लेट इंग्लिश में। और ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो एक्सपेंशन हुआ है, विस्तार हुआ है, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल बल्ज। सो ये दो चीज़ें हैं। अब इस तरह का जो आकार होता है, ज्योमेट्री में कोई भी ऐसा शेप नहीं है जो क्लियरली इस तरह के शेप को डिफाइन कर सके, इसीलिए एक नया नाम चुना गया है पृथ्वी के आकार को स्पष्ट रूप से बताने के लिए, और वो नया नाम जो है वो है जियोइड, या फिर इसको हम कह सकते हैं भूआब। तो देखिए पृथ्वी का वास्तविक आकार जो है वो है जियोइड, जिसे हिंदी में हम भूआब कह सकते हैं। और ये भूआब किस तरह का है? ये लगभग एक स्फेरॉइड के जैसा दिखता है या इलिप्सॉइड के जैसा दिखता है, जो ऊपर से थोड़ा फ्लैट है। इसीलिए इसमें इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है वो ये हो सकता है कि ऑब्लेट स्फेरॉइड है ये, या फिर इलिप्सॉइड है। या फिर हिंदी में अगर कहें तो ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहाँ पे थोड़ा चपटा होने के कारण इसे लघु अक्ष भी कहा जाता है, लघु अक्ष गोलाब। और गोलाब इसलिए क्योंकि गोल जो है एग्जैक्ट गोल तो नहीं है, गोल की जैसी है पृथ्वी, पर वास्तविक आकार के लिए जो टर्म यूज किया जाता है शब्द, वो शब्द क्या है? भूआब। तो कुल मिलाकर पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब है या फिर जियोइड है। और इस शेप का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, पृथ्वी के जैसा आकार, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में थोड़ा चपटा और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में थोड़ा विस्तृत है, एक्सपेंडेड है। अब इस एक्सपेंशन वगैरह की वजह से हुआ क्या है कि अर्थ के सेंटर से अगर हम इक्वेटोरियल रीजन को देखें, यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, हम पृथ्वी के अंदर तो है नहीं, हम तो पृथ्वी की सतह पर है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति विषुवत रेखीय क्षेत्र की सतह पर, सरफेस पर अर्थ पे खड़ा है, तो उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस, विषुवत रेखीय त्रिज्या काफ़ी ज़्यादा है। और ध्रुवीय त्रिज्या की अगर बात करें, पोलर रेडियस, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, यहाँ खड़ा है, तो ये व्यक्ति जो है ये पृथ्वी के केंद्र के ज़्यादा समीप है तुलनात्मक रूप से इस व्यक्ति की तुलना में। सो कंपैरेटिवली जो भी पर्सन या जो भी सतह, जो भी सरफेस अर्थ के सेंटर से ज़्यादा दूर है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के केंद्र से लग रहा है, केंद्र से दूरी अगर किसी क्षेत्र की ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम लगेगा। तो अर्थ की अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें तो इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से ज़्यादा है, इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो सबसे कम लगता है इक्वेटोरियल रीजन में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, और सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की नॉलेज से हमें क्या जानकारी मिलेगी, या हम क्यों जानकारी रखें इसके बारे में? वो इसलिए क्योंकि यदि आपने सुना होगा रॉकेट लॉन्च जो होते हैं विश्व में, जहाँ पे भी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किए गए हैं, वो ज़्यादातर विषुवत रेखा के आसपास स्थापित किए जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन के आसपास, इस वजह से क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा तो रॉकेट को बाहर की ओर जाने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इसीलिए जो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स होते हैं वो मोस्टली की जाती है इक्वेटोरियल रीजन से, विषुवत रेखीय क्षेत्रों से। उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ ध्यान में रखी जाती है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों के साथ साथ जो पूर्वी तट होता है महाद्वीपों का, ईस्टर्न कोस्ट, उसको चुना जाता है रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करने के लिए। ईस्टर्न कोस्ट क्यों चुनते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि अर्थ जो है, ईस्टर्न कोस्ट को चुना जाता है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट। अगर कोई रॉकेट छोड़ा जाए पृथ्वी की सतह से, वो रॉकेट भी जाएगा वेस्ट से ईस्ट। और अगर आप पूर्वी तट से छोड़ रहे हैं, तट का मतलब क्या होता है? तट का मतलब है ये जो पूर्वी भाग है महाद्वीप का, कॉन्टिनेंट का, इसके ठीक पास में सागर है। और अगर आप पूर्वी भाग से रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट को वेग किस दिशा में मिलेगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर मान लीजिए कोई फेलियर हो जाए किसी प्रोग्राम में, या फिर रॉकेट लॉन्चिंग में कुछ फेलियर प्रॉब्लम्स हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए,
तो वो रॉकेट जो लॉन्च किया गया है ईस्टर्न कोस्ट से, वो जाकर कहाँ गिरेगा? महासागर में, ओशन में। इसी वजह से एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स की वजह से जो हानि होती है वो बहुत कम होगी। इसीलिए रॉकेट लॉन्चिंग के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां या अनुकूल क्षेत्र जो चुने जाते हैं वो या तो इक्वेटर के आसपास, अब देखिए हर एक महाद्वीप द्वीप या हर एक कॉन्टिनेंट जो है उससे तो इक्वेटर गुजरता नहीं है, इसीलिए हर एक कॉन्टिनेंट कोशिश करता है कि जितना इक्वेटर के पास स्थापित हो सके उतना ज़्यादा पास वो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर को स्थापित करे। इंडिया का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो है, यदि आपको ध्यान हो तो कहाँ पर है सोचिएगा, और क्यों है उसके पीछे भी कारण यही है। यदि आप ये वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में ये साउथ अमेरिका है और साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे ही रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, ताकि इन केस यदि एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट की स्थिति में ये रॉकेट जाकर कहाँ गिरेगा? महासागर में, ओशन में गिरेगा। इसी तरह से आप इंडिया की स्थिति देखिए, ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। इन केस एक्सीडेंट होता है तो रॉकेट जाकर गिरेगा कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। इसीलिए रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इक्वेटर के नज़दीक और महाद्वीपों के पूर्वी तट से, ईस्टर्न कोस्ट से लॉन्च किए जाते हैं या सेंटर्स वहाँ स्टैब्लिश किए जाते हैं। अगर इंडिया के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा द्वीप में, आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के, वहाँ स्थापित है। अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी चीज़ को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जो पढ़ा, हमने ये देखा कि पृथ्वी जो है उसका आकार किस तरह का है? उसका आकार है जियोइड। जियोइड शेप का मतलब क्या होता है? भूआब या गोलाब शेप का मतलब है कि ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहाँ से तो पृथ्वी थोड़ी चपटी है और विषुवत रेखीय क्षेत्र से थोड़ी विस्तृत है। कारण क्या है इसके पीछे? अब केंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और विषुवत रेखीय त्रिज्या, इक्वेटोरियल रेडियस जो है अर्थ का वो ज़्यादा है और पोलर रेडियस जो है अर्थ का वो थोड़ा कम है। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पे फर्क पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम कहाँ है? इक्वेटोरियल रीजन में, सबसे ज़्यादा कहाँ है? पोलर रीजन में। और इसी ज्ञान के आधार पर रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किए जाते हैं इक्वेटर के आसपास, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न कोस्ट पे। अब देखिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अर्थ से रिलेटेड। रेडियस तो अभी हमने देखा, रेडियस का किलोमीटर्स में भी हमने अभी देखा डेटा। अब यहाँ पे आप देखिए ये डायमीटर दर्शा रहा है। यहाँ पर इक्वेटोरियल डायमीटर जो है अर्थ का वो है 12,756 किलोमीटर, और अगर हम इसको देखते हैं माइल्स में तो ये 7,926 माइल्स हैं। और पोलर जो डायमीटर है या व्यास है वो थोड़ा इससे ज़्यादा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये है 12,714 किलोमीटर, और अगर माइल्स में देखा जाए तो 7,900 माइल्स। और अगर हम एक पूरा ओवरऑल सरकमफ्रेंस देखें, यहाँ से पूरी परिधि देखी जाए, ध्रुवीय परिधि और विषुवत रेखीय परिधि, तो विषुवत रेखीय जो परिधि है वो लगभग है 40,075 किलोमीटर। अगर माइल्स में देखें तो 24,902 माइल्स के आसपास है। अभी ये चीज़ हमारे काम आएगी, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम इसको और देखेंगे। और पोलर सरकमफ्रेंस जो है वो थोड़ा सा इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस से ऑब्वियसली कम होगा, और वो है 24,860 माइल्स के अंदर, और अगर किलोमीटर में देखें तो 40,008 किलोमीटर। तो ये कुछ बेसिक डेटा है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो भी आप कहीं पे क्वेश्चन आए तो आप उसको टिक कर पाओगे। अब देखिए हम बात करते हैं पृथ्वी की एक्सिस की। आज के चैप्टर में हम पृथ्वी की आकार के साथ साथ एक्सिस ऑफ अर्थ देखेंगे, पृथ्वी का अक्ष, और उसके अलावा हम देखेंगे पृथ्वी की कक्षा या ऑर्बिट ऑफ अर्थ। अब ये एक्सिस किसको कहते हैं? तो देखिए आपको पता है कि अर्थ रोटेट करती है। कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो है किसी एक काल्पनिक वस्तु के चारों ओर रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर अर्थ को देखा जाए, अगर हम अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होते हुए एक नीडल, सुई जिस तरह से ग्लोब में होती है, वो उसकी अगर कल्पना करें जो साउथ पोल से होते हुए नॉर्थ पोल की तरफ निकल रही है, तो ये जो इस तरह की नीडल या सुई या रेखा है इसी को कहा जाता है एक्सिस ऑफ अर्थ। जिस तरह से ग्लोब हमेशा टेढ़ा दिखाया जाता है और ग्लोब में जो नीडल होती है, सुई, वो जो दर्शाती है वो एक्सिस को ही दर्शाती है पृथ्वी के।
तो अर्थ का एक्सिस होता क्या है? ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जो कि जिसकी चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती है या रोटेट करती है। और एक्सिस जो है अर्थ का वो सीधा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट लाइन जो होती है जिसको हम लंबवत रेखा कह सकते हैं, वर्टिकल लाइन कह सकते हैं, वर्टिकल लाइन से एक्सिस थोड़ा सा झुका हुआ है। अब किस तरह से झुका हुआ है वो देखिए, ये है वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन से अगर हम कंपेयर करें तो ये एक्सिस है अर्थ का, ये एक्सिस जो है ये थोड़ा सा झुका हुआ है। और सबको पता है, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत जानकारी होगी कि ये 23.5 डिग्री के कोण पर झुका है। वर्टिकल लाइन से 23.5 डिग्री के एंगल पे एक्सिस ऑफ अर्थ टिल्टेड है। और यदि हम देखें, ये तो टिल्ट वर्टिकल लाइन से दर्शाया गया है, और आमतौर पे जब टिल्ट पूछा जाए, उसकी डिग्री पूछी जाए, तो वर्टिकल लाइन से ही बताई जाती है। पर हॉरिजॉन्टल लाइन से भी इसका एक एंगल बनता है, और वो कैसा एंगल बनता है वो देखते हैं। अब देखिए, वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनता है 23.5 डिग्री, वो तो हमने देख लिया। अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन की कल्पना करें, तो ये जो एक्सिस ऑफ अर्थ है, ये है एक्सिस, ये एक्सिस है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। इस एक्सिस की यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन से डिग्री देखें तो ये बनाता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाता है कक्षीय तल या ऑर्बिटल प्लेन। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, नेक्स्ट जो हम करेंगे डिस्कस, वो हम कक्षा ही डिस्कस करेंगे, ऑर्बिट ही डिस्कस करेंगे। ऑर्बिट वो एक पाथ होता है, एक मार्ग होता है जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, रिवॉल्व करती है। और उस रिवॉल्विंग पाथ पे अगर आप प्लेन की कल्पना करें, एक तल की कल्पना करें, तो उस तल को क्या कहा जाएगा, कक्षीय तल। तो पृथ्वी जो है इस तरह से झुकी हुई एक्सिस के साथ ही रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। और सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रही है, वहां ऑर्बिट पे अगर आप तल की कल्पना करें, मान लीजिए एक बेस है, यहाँ पर एक प्लेन है, तो अर्थ का एक्सिस यदि देखा जाए तो उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 66.5 डिग्री का एंगल। तो ये है एक्सिस ऑफ अर्थ। अब पृथ्वी का ये जो अक्षीय झुकाव है, एक्सियल बेंडिंग कहा जाता है इंग्लिश में से, और हिंदी में से कहा जाता है अक्षीय झुकाव। क्या महत्व है इसका? तो अर्थ पे जो भी सीजन्स बनते हैं, ऋतुएं जो बनती हैं, ये सीजन्स इसी एक्सियल बेंडिंग की वजह से बनती हैं। ऋतुओं का निर्माण एक्सियल बेंडिंग की वजह से होता है। पोलर रीजन पे बहुत लंबे दिन होते हैं, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात की स्थिति बनती है। वो भी किस वजह से बनती है, इस एक्सियल बेंडिंग की वजह से। सो बहुत सारे प्रभाव हैं इस अक्षीय झुकाव के। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या प्रभाव है। फिलहाल के लिए एक्सियल बेंडिंग क्या होती है और एक्सिस क्या होता है। एक्सिस वो काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती है। Axis is that imaginary line around which Earth seems to be rotating, और 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है ये वर्टिकल लाइन से। और अगर ऑर्बिटल प्लेन से या फिर कक्षीय तल से यदि देखें तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और इस झुकाव को कहा जाता है अक्षीय झुकाव या एक्सियल बेंडिंग। अब हम पृथ्वी का शेप कर चुके हैं, आकार, जो कि गोलाब या भूआब या जियोइड है। हम पृथ्वी की एक्सिस कर चुके हैं, या एक्सियल बेंडिंग भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की कक्षा की, ऑर्बिट ऑफ अर्थ की। अब ऑर्बिट ऑफ अर्थ क्या होता है? ऑर्बिट ऑफ अर्थ जो है, देखिए अर्थ जो है 2 तरह के मोशन करती है, 2 तरह की गतियां करती हैं। एक तो अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है जिसको हम कहते हैं रोटेशन या परिभ्रमण या घूर्णन, और दूसरा मोशन जो अर्थ करती है वो है सन के चारों तरफ। सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है उसको कहते हैं परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन करते वक्त हर साल पृथ्वी एक ही फिक्स्ड पाथ के ऊपर, एक ही निश्चित मार्ग के ऊपर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, और यही निश्चित मार्ग, यही फिक्स्ड पाथ क्या कहलाता है, पृथ्वी की कक्षा कहलाता है या ऑर्बिट ऑफ अर्थ कहलाता है। अब किस तरह का शेप है ऑर्बिट ऑफ अर्थ का? तो यदि हम देखें, ऑर्बिट ऑफ अर्थ इलिप्टिकल है शेप में, या हम इसको कह सकते हैं दीर्घ वृत्ताकार है। वृत्त तो बिल्कुल गोल होता है, ये थोड़ा सा एक्सपैंडेड वृत्त है, सो इसे इलिप्टिकल शेप कहा जाता है।
कहीं पे भी अगर ज्योमेट्री में आपने देखा हो, एक इलिप्स जो होता है या एलिप्टिकल शेप जो होता है, उसमें सेंटर के अलावा दो फोकस होते हैं, और ये जो दो फोकस हैं इनमें से एक फोकस पे सन है, सूर्य स्थित है, और दूसरा फोकस जो है वो एम्प्टी है। तो यदि हम देखें पृथ्वी की ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है या दीर्घवृत्ताकार जो कक्षा है, इसमें सूर्य यदि इस फोकस पे स्थित है, यहाँ पे सन है सपोज, और सन के यहाँ होने पर पृथ्वी चारों ओर घूम रही है ऑर्बिट पे चलते हुए, और अगर मान लीजिए पृथ्वी ऑर्बिट पे यहाँ पर है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी सबसे ज़्यादा कम होगी। मिनिमम डिस्टेंस जो है सन और अर्थ के बीच में होगा। और अगर मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो इलिप्स की जो है यही खास बात है कि सन जो है इस इलिप्स के या इस दीर्घवृत्त के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड नहीं है, वो एक फोकस पे लोकेटेड है, और इसी वजह से सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बदलती रहती है। कभी पृथ्वी और सूर्य नज़दीक आ जाते हैं, कभी सूर्य और पृथ्वी बहुत दूर चले जाते हैं। और ये जो नज़दीक जाने वाली और दूर जाने वाली स्थिति है, इनके एक विशेष नाम है, उनको अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको इलिप्स बताया था, दो फोकस होते हैं, उसमें से प्रिंसिपल फोकस पे या उनके एक फोकस पे, इलिप्स के एक फोकस पे सन है। इसका मतलब कुल मिला के सन सेंटर में नहीं है, इसीलिए सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस वेरी करता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। कभी सन और अर्थ बहुत नज़दीक होते हैं, कभी सन और अर्थ बहुत दूर होते हैं। अब ये जो कम ज़्यादा वाला डिस्टेंस है, इसका अगर हम एवरेज निकालें, औसत, तो औसत कितना होता है वो भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है, कक्षा जो है पृथ्वी की, उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो ये एक स्थायी मार्ग है जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, और इसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। और कक्षा जो है उसका आकार कैसा है, दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल शेप। इसकी वजह से दूरी बदलती रहती है, किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कीप्स चेंजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग डिस्टेंस मैनी थिंग्स हैपन, और इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अभी। अब यदि आप देखें, ये सन है, और सन और अर्थ के बीच में जब सबसे कम दूरी होती है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना है। अगर हम इसको मिलियन में देखें तो ये 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जो कि मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। और अगर हम इसको करोड़ में देखें तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। करोड़ में देखा जाए तो 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है, ये जो सबसे कम दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और जब सबसे कम दूरी होती है, उस अवस्था को, उस कंडीशन को कहते हैं उपसौर या पेरीहीलियन कंडीशन कहा जाता है। कब होती है ये पेरीहीलियन की कंडीशन? ये होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर की। और अगर करोड़ में देखेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, 15.2 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। और ये जब होता है तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को कहा जाता है अपसौर, या फिर इसको कहते हैं एपीहीलियन। और ये कब होता है, 4 जुलाई को। अब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस वेरी करता है। पेरीहीलियन कंडीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, और एपीहीलियन कंडीशन में या एपहीलियन कंडीशन में मैक्सिमम डिस्टेंस। उपसौर सबसे कम दूरी, अपसौर सबसे ज़्यादा दूरी। इन सब का अगर हम औसत निकालें, एवरेज, तो लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर की होती है, या 15 करोड़ किलोमीटर की। ये राउंड फिगर में एवरेज बताया गया है। अदरवाइज यदि देखा जाए तो 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है, बट इसको 150 मिलियन किलोमीटर ही जनरली राउंड फिगर में कंसिडर किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की भी वैल्यू इतनी ही होती है। एक खगोलीय इकाई का मान भी 150 मिलियन किलोमीटर ही होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर ही होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो वैल्यू है वो। अब ये खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है? स्पेस में जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं या जितने भी स्पेस में खगोलीय पिंड हैं, उनके बीच में यदि दूरी को मापना हो
तो किलोमीटर से मापेंगे तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए एक यूनिट जो है वो तय की गई है जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई कितनी दूरी को दर्शाती है? 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी को, या उसको कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को। तो ये तो हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी कब होती है और सबसे ज्यादा दूरी कब होती है, और कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में होता है। अब इस डिस्टेंस का प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए, डिस्टेंस का प्रभाव ये होता है कि उपसौर और अपसौर की स्थिति में, जब उपसौर की स्थिति होती है पेरिहिलियन कंडीशन, जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, उस समय सन की रेडिएशंस या सौर विकिरण जो पृथ्वी पर प्राप्त हो रही है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? जितनी भी एवरेज सोलर रेडिएशन रिसीव होती है अर्थ पे, उसका 7% थोड़ा ज्यादा रिसीव होती है। और जब दूरी बढ़ जाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो 7% कम सौर विकिरण प्राप्त होती है, कम सोलर रेडिएशन रिसीव होती है। माना कि सोलर रेडिएशन में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं अर्थ और सन के क्लोज आने से या दूर जाने से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उपसौर, पेरिहिलियन और अपसौर जो अवस्था है ये सीजन्स का निर्माण कर रही है। नहीं, सीजन्स का निर्माण ये एपिहिलियन और पेरिहिलियन कंडीशंस जो है ये नहीं करती हैं। तो क्या करता है सीजन्स का निर्माण? मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था, सीजन्स का फॉर्मेशन जो है वो मेनली होता है एक्सियल बेंडिंग से, अक्षीय झुकाव से, और अर्थ के रिवॉल्यूशन से। अब रिवॉल्यूशन का इफेक्ट तो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल एक्सियल बेंडिंग या अक्षीय झुकाव जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको देखते हैं। पृथ्वी मान लीजिए, यदि देखा जाए तो पृथ्वी का एक्सिस टिल्टेड है, झुकी हुई अवस्था में है। पृथ्वी का एक्सिस अगर हम टिल्टेड माने और मान लीजिए इस तरफ सूर्य है, तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ झुका हुआ है उस हिस्से में होगी ग्रीष्म ऋतु, गर्मियां, और जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य से दूर है वहां होगी सर्दियां। यदि देखा जाए पृथ्वी का ऊपर वाला उत्तरी भाग, ये ऊपर वाला उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो यदि सूर्य की स्थिति इधर है और यदि पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, तो कौन सा गोलार्ध झुका हुआ है सूर्य की तरफ, सन की तरफ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? समर की कंडीशन। इस कंडीशन को देखिए, इसमें ये एक्सिस दिख रहा है आपको अर्थ का, एक्सिस में नॉर्थ पोल वाला हिस्सा झुका हुआ है किसकी तरफ? सन की तरफ, और साउथ पोल वाला हिस्सा जो है सन से दूर है, और इसमें ये वाला पूरा भाग ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला जो पूरा भाग है ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या है? गर्मियां हैं, ग्रीष्म ऋतु है। किस समय? जुलाई के आसपास, मतलब गर्मी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय किसकी स्थिति है? इस समय क्योंकि ये सूर्य से दूर है इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर की कंडीशन है। जैसा कि आपको पता है इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और हमें पता है कि जून जुलाई के आसपास इंडिया में गर्मी ही पड़ रही होती है। तो उसके हिसाब से भी आप रिकॉल कर सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है समर और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। अब जब अर्थ रिवॉल्व करके परिक्रमा करते हुए सूर्य के इस तरफ आ जाएगी, एक्सियल बेंड जो है झुकाव तो ऐसा का ऐसा रहेगा। मान लीजिए ये झुकाव है पृथ्वी का, इसी तरह से घूमती हुई पृथ्वी जब इस तरफ आ जाएगी सूर्य के, तो आप देखेंगे इस तरफ आने पर स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। यहाँ पर यदि आप देखें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसमें यदि देखा जाए ये साउथ सदर्न हेमिस्फीयर जो है दक्षिणी गोलार्ध, इसका झुकाव सूर्य की तरफ है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये उत्तरी गोलार्ध सूर्य से थोड़ा दूर है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर होने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर की कंडीशन है, और सदर्न हेमिस्फीयर जो सन की तरफ है या सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की तरफ है, इसीलिए वहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? समर की कंडीशन है। अब समर और विंटर तो थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। यदि देखें तो दोनों ही कंडीशंस
अपसौर और उपसौर, पेरिहिलियन और एपहिलियन, both conditions are in favor of the weather conditions of northern hemisphere. उपसौर और अपसौर दोनों ही अवस्थाएं उत्तरी गोलार्ध की मौसम परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। उत्तरी गोलार्ध की मौसम परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। ऐसा किस वजह से है? अब आप देखिए ऐसा क्यों है। यदि आप देखें, जब अपसौर की स्थिति होती है, एपहिलियन की कंडीशन के टाइम पर सोलर रेडिएशंस नॉर्मल से थोड़ा कम रिसीव हो रही हैं और इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मियां हैं। इसका मतलब गर्मियों के समय 7% कम सौर विकिरण आ रही है, सोलर रेडिएशंस कम रिसीव हो रही है। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ समर या फिर ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी। कहाँ पर कम हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में कम हो जाएगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है वहाँ सर्दियाँ पड़ रही है और सर्दियों के समय यदि सौर विकिरण की मात्रा कम हो जाए, सोलर रेडिएशन कम रिसीव हो रही हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, इनके यहाँ पर जितनी ठंड पड़नी चाहिए उससे ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ असहनीय नहीं हो पाएंगी क्योंकि यहाँ पर सोलर रेडिएशन कम रिसीव हो रही है और गर्मियों की स्थिति है उसके बावजूद। जबकि यहाँ पर जो विंटर कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगी क्योंकि एक तो सूर्य से दूर भी है और सोलर रेडिएशंस भी कम रिसीव हो रही है। तो ये जो अपसौर की स्थिति है, एपहिलियन की कंडीशन, किसके फेवर में हुई, किसके पक्ष में हुई? उत्तरी गोलार्ध के पक्ष में हुई, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु की कंडीशंस को या तीव्रता को थोड़ा कम कर दिया है, इंटेंसिटी को कम कर दिया है एपहिलियन कंडीशन में। और अब अगर हम उपसौर की अवस्था देखें, पेरिहिलियन की कंडीशन, इस समय सोलर रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा रिसीव हो रही है और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, विंटर्स है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर की कंडीशन है, शीत ऋतु है, तब सोलर रेडिएशन ज़्यादा रिसीव हो रही है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में जितनी ठंड पड़ सकती थी उससे थोड़ी कम पड़ेगी। मतलब सर्दियों की तीव्रता, शीत ऋतु की तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी, माइल्ड डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ये फेवर में हुआ। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में आप यदि देखें तो यहाँ पर गर्मियाँ हैं और गर्मियों के समय वैसे ही इतनी गर्मी पड़ती है और सूर्य के नज़दीक और आ गई पृथ्वी, सोलर रेडिएशन ज़्यादा रिसीव हो रही है। इसका मतलब वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि उपसौर और अपसौर, पेरिहिलियन और एपहिलियन कंडीशन दोनों ही फेवर में है किसके? उत्तरी गोलार्ध की मौसम परिस्थितियों के, क्योंकि वहाँ पे जो भी सीजन बना हो उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को वो कम कर देती। तो ओवरऑल यदि देखा जाए, आज जो अर्थ चैप्टर हमने डिस्कस किया उसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी है, शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार, एक्सिस ऑफ अर्थ, उसके साथ साथ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, और ऑर्बिट के कारण ही उपसौर और अपसौर अवस्थाएं हमने यहाँ पर कंसिडर की है। और नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, अर्थ के मोशंस, पृथ्वी की गतियाँ वगैरह, वो हम अगली